हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से एक बार सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। दोस्तों, इस पंक्ति से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिन व्यक्तियों को अपने देश से प्रेम नहीं है वो कोशिश नहीं करते हैं कभी अपने देश की सेवा करने के लिए। हम कहते हैं आप लोग स्वदेश से प्रेम जगाइए। अगर आप में देश प्रेम है, देशभक्ति है, तो उठ जाइए और आपका खून खौल जाना चाहिए, बर्निंग डिजायर हो जानी चाहिए कि नहीं नहीं, अब हमें जॉब पाना है और जॉब पाके देश की सेवा करना है, देश के काम आना है, देश को आगे ले जाना है। देखिए मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री देश को कहाँ ले जा रहे हैं। पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो रही है और आप लोग भी कोशिश करिए, अपना नाम करिए, आगे बढ़िए। अभी देखिए रिसेंटली आईएएस का यानी कि यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें देखिए लड़कियों ने और लड़कों ने किस तरीके से ख्याति प्राप्त की और अच्छे नंबरों से पास होकर डीएम बन गए, एसडीएम बने। तो आप लोग भी अपने अंदर जुनून पैदा करिए और आग को जलाइए और लग जाइए, जुट जाइए जी जान से और कोशिश करिए कि आप लोग भी एक दिन जल्दी से वर्दी हो। आप पे एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं वो दरोगा बन के देश की सेवा करें, और जो लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो टेट और सुपर टेट की तैयारी जो कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, वो लोग भी तेज़ी से लग जाइए और जुनून के साथ, बड़ी मेहनत शिद्दत के साथ लग जाइए और दिखा दीजिए दुनिया को, दिखा दीजिए पड़ोसियों को, दिखा दीजिए आसपास के लोगों से कि आप में भी कुव्वत है, आप में भी खून है और आप में भी जुनून और जज्बा है। इसी जुनून और जज्बे के साथ मैं आपके सामने इस समय उपस्थित हूँ। जो चल रहा था टॉपिक उसको आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि पता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व हमने पिछली क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था, उसमें अनुच्छेद 36 से लेकर हमने 40 तक डिस्कस किया था। उसी को आगे कुछ कंटिन्यू करेंगे और इस समय रात को 10:30 बज रहा है और मुझे अब समय मिला, मैं आपके सामने उपस्थित हो गया। तो आप लोग भी लग जाइए और चलो चालू करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ओके। आप लोगों को रिवीजन के तौर पे देखिएगा, हमने बताया था भाग 4 संविधान को जो है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसका वर्णन जो किया गया था, हमने बताया था अनुच्छेद 36 से लेकर कहाँ तक, 51 तक। आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा 36 से लेकर 51 तक। और इसको बीएन राव की सलाह पर क्या किया गया था, नीति निर्देशक तत्वों को किससे, मूल अधिकारों से अलग रखा गया था। आप लोगों को पता था, केटी शाह ने कहा था ये ऐसी चेक के समान है जो बैंक के भुगतान पर निर्भर कर रहे हैं। कई लोगों ने आलोचना की। और दूसरा मैंने देखा था कि गांधी जी जो उनके विचारधारा थे उनको इसमें समाहित किया गया। दूसरी बात है, संविधान विदों ने या संविधान सभा के जो मेंबर थे, संविधान निर्माताओं ने इनको क्यों संविधान में जगह दी। उनका मूल कर्तव्य था, जैसा कि बताया, आपका मूल विजन था कि वो चाहते थे कि हमारे देश का यानी राज्य मतलब पूरा देश, इसका निर्माण हो और राम राज्य की स्थापना की जाए और कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, जहाँ पे हर जन सुख आए, सब जन सुख आए की भावना हो। और आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक न्याय की बात करने के लिए आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र जैसी बात की गई है, पंचायतों की वार्णना की गई है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की, कई ऐसे मुद्दों को रखा गया इसमें। लेकिन ये डिपेंड करेंगे राज्य की इच्छा पर कि राज्य जब अपना ऐसा बनना चाहे, राम राज्य की स्थापना करना चाहे, तो वहाँ की राज्य सरकार इसको लागू करती है। तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगे। जैसे कि हमने अनुच्छेद 36 आप लोगों के सामने डिस्कस किया था, तो बताइए जल्दी से अनुच्छेद 36 में क्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा इसमें दी गई है। इसके बाद अनुच्छेद 27 में बताइए क्या बताया था। इसमें मैंने बताया था कि ये कहा गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बाध्य योग नहीं है, इनके लिए चुनौती नहीं पेश की जा सकती है कि सरकार इनको लागू ही करे, ऐसे इसके खिलाफ हम कभी जा नहीं सकते। ठीक है ना। तो इसके बाद 38 में आप लोगों को क्या बताया था, 38 में बताया था कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। इसमें सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण की बात की गई कि ऐसे कार्य करेगी राज्य जिससे क्या हो, देश के नागरिकों को, जनता को उनका कल्याण हो, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर कोई भी असमानता ना रहे किसी भी तरीके से देश में। इसकी बात की गई थी अनुच्छेद 38 में। अब ये राज्य के ऊपर है, राज्य करता है कि नहीं करता है। इसके बाद अनुच्छेद 39 आप लोगों ने पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 39 में कहा गया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन, कोई भेदभाव रंग, वेशभूषा, लिंग के आधार पर किसी भी डिपार्टमेंट में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान वेतन मिलना चाहिए। ये नहीं पुरुष है तो उसको ज़्यादा, महिला है तो कम, इत्यादि की बात को हमने अनुच्छेद 39 में कही थी। इसके बाद हमने 39A जो संविधान संशोधन करके जोड़ा गया बाद में, इसमें बताया गया था क्या, निःशुल्क विधि एवं न्याय सहायता दिलाना राज्य का काम है। बहुत सी जनसंख्या ऐसी है, देश के नागरिक ऐसे हैं जिनके पास इतना सुख सुविधाएं या पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है
कि वो सारी अपनी न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें, वकील को हायर कर सकें और सारी चीज़ों को हैंडल कर सकें। तो इसलिए ये राज्य का कर्तव्य होगा उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और कानूनी रूप से सलाह दें, विधि सहायता उपलब्ध कराएं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में मैंने बताया था कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच इसको लेकर बहुत डिस्प्यूट था, है ना, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए था। तो कल हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, आप लोग देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा। तो उन्होंने उसके बाद इसको नीति निर्देशक तत्व में राजेंद्र प्रसाद के हस्तक्षेप से, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके हस्तक्षेप के कारण इसको अनुच्छेद 40 में फिर जगह दी गई। फिर मैंने ये भी बताया गया था कि इनको कानूनी या विधिक बनाने के लिए यहाँ से हटा के, यानी कि कहाँ रखा गया, इसको 243 के का से हा तक, अनुच्छेद 243 के का से हा तक विस्तृत रूप से इनकी व्यवस्था की गई। कहाँ सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय और 2 स्तरीय, इसकी भी हमने कल बात की थी। तो इसको आपने 2 अक्टूबर को लागू हुआ था, ठीक है ना, गांधी जयंती के दिन पर। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी थी, आप लोगों का रिवीजन हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दोस्तों सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आग, बर्निंग आग जलाए रहिएगा, ठीक है। नौकरी मिलेगी, वर्दी आपको मिलेगी, जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसको पढ़िए, यही सब पूछा जाता है, ठीक है। एसएससी जीडी वाले वो लोग भी इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, यही सारी चीजें आपको आएंगी। चलिए अब देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 41। देखते जाइए बड़े ध्यान से, यहां से अभी आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी चल के डिस्कस कर देते हैं। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 41 में दोस्तों कहा गया कि राज्य का ये कर्तव्य होगा, राज्य का ये कर्तव्य होगा कि राज्य के अपने नागरिकों के लिए, अपनी जनता के लिए क्या करे, उनको काम मुहैया कराए, उनको क्या करे, काम की व्यवस्था दे, फैक्ट्री लगाए, उद्योग लगाए, धंधे लगाए, तथा उनको वेतन सुनिश्चित करे, उनको वेतन दे कि जिससे उनकी जीविका चल सके। इसके बाद इसी में कहा गया कि राज्य का कर्तव्य होगा कि शिक्षा दे, अपने नागरिकों को शिक्षा दे, शिक्षा की भी बात की गई। इसके बाद इसी अनुच्छेद में लोक सहायता की बात कही गई कि कहा गया कि हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सहायता चाहिए, लोगों को सहायता चाहिए, तो हर तरह की लोगों को सहायता दी जाए। जिस तरीके जिसको कपड़ा रोटी मकान की ज़रूरत है, सरकार उसके लिए अवेलेबल कराए और या उसके लिए दिशा निर्देश दे, कैसे उनके लिए सारा कुछ। तो हम कह सकते हैं काम, शिक्षा एवं लोक सहायता, लोक सहायता मतलब लोगों की सहायता के लिए कौन काम करे? राज्य काम करे। अनुच्छेद 41 सॉरी याद करना, अनुच्छेद 41 में। इसके बाद आ जाइए, बिल्कुल फिंगर टिप पर आपको होने चाहिए और बहुत ज़रूरी है और हो भी जाएगा। अनुच्छेद 42 में क्या है, जो सीनियर लोग हैं वो बताएंगे। अनुच्छेद 42 में है कि जो हमारे देश में महिलाएं हैं और महिलाओं के प्रेगनेंसी के समय उनको, जब गांव क्षेत्र से भारत बिलोंग करता है, बहुत सी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या गांव से है, तो उनको कैल्शियम की ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है, उनको भोजन की प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उनको मेडिसिन की ज़रूरत है, इस और वो प्रेगनेंसी के दौरान है, प्रसूति के दौरान है। तो ऐसी दशा में राज्य सरकार का काम होगा कि कुछ, जैसे आपने सुना होगा आशा वर्कर होते हैं, कुछ ऐसे मतलब अस्पताल होते हैं जो महिलाओं के लिए स्पेशली डील करते हैं, महिलाओं को डील करते हैं, उनकी प्रसूति के लिए सहायता उपलब्ध कराते हैं। ये प्रसूति के लिए सहायता उपलब्ध कराना किसका काम है? राज्य सरकार का। आपने देखा होगा कई राज्य तो योजना चलाते हैं कि अगर किसी का बच्चा अस्पताल में होगा तो उसको 6,000 दिए जाएंगे एट प्रेगनेंसी, और किसी को 12,000 दिए जाएंगे, लड़की होगा तो इतने दिए जाएंगे, लड़का। तो ये सारा काम किस पर डिपेंड करता है? राज्य पर। दूसरी बात, इसमें अनुच्छेद 42 में कहता है कि राज्य मानव उचित दशाएं देश में या अपने राज्य में लागू करे। मानव उचित ऐसी दशाएं, ऐसा माहौल बनाया जाए जो मानव के रहने के लिए या जीवन यापन करने के लिए उचित हो, है ना। मनुष्य को जीवन दिया गया है, अनुच्छेद 21 याद करिए कि यहाँ पे मनुष्य गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, तो उसको फुलफिल करने के लिए वहाँ तो स्थान दिया गया, यहाँ पे भी यहाँ बाध्य नहीं किया गया, इसलिए नीति निर्देशक तत्व में कहा गया। लेकिन राज्य का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है कि प्रसूति के समय महिलाओं को महिला सहायता और इसके बाद मानवोचित दशा उत्पन्न करे या दशाएं बनाए। ऐसी दशाएं होनी चाहिए जो मानव विकास के लिए, मानव समाज के लिए उचित हों। ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 42 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 43 की बात करते हैं।
अनुच्छेद 43, देखिए गांधीवाद की विचारधारा से दोस्तों बिल्कुल प्रभावित है अनुच्छेद 43। गांधी जी हमारे संविधान में छाए हुए। गांधी जी ने कहा था कि हमारा देश गरीबों का देश है, अभी भारत आज़ाद हुआ है, यहाँ पे लोगों के पास सबसे पहले जीविका के संसाधन करिए, यहाँ पे लोगों को सबसे पहले 3 चीज़ों की उपलब्धता हासिल करवाइए, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है ना। इसके लिए कहा का बड़े बड़े अगर उद्योग लगाएंगे वो आप शहरों में लगाएंगे, शहरों की जो नागरिक हैं सिर्फ वही सफल हो पाएंगे। वो कह रहे थे ऐसा मत करिए, क्या करिए, छोटे छोटे उद्योग लगाइए, कुटीर उद्योग लगाइए, और जो समूह लघु उद्योग लगाइए, जैसे बीड़ी बनाना, पान के पत्ते से गांव-गांव में बीड़ी बनाते, थोड़ी सिलाई का काम करना। मतलब गांधी जी ने कहा था कि ये राज्य ऐसा काम करे, कुटीर उद्योग लगाए, जीवन निर्वाह के लिए ऐसे ऐसे अवसर उपलब्ध कराए कि सब निम्न से निम्न जो वर्ग का लोग हैं वो भी काम करके अपनी रोजी रोटी निर्वहन कर सके, ठीक है ना। तो इस अनुच्छेद 43 में राज्य क्या करेगा, कुटीर उद्योग की व्यवस्था करेगा, लघु उद्योगों को लगाए सरकार राज्य में, जो गरीब लोग उससे क्या कर सकें, अपना जीवन निर्वाह कर सकें। जीवन निर्वाह के लिए कुछ ऐसे साधन उपलब्ध कराए सरकार जो देश की जनसंख्या या देश की जो जनता है वो अपना पेट पाल सके। तो अनुच्छेद 43 में। इसी के बाद आइए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 44। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 44, आप लोगों को पता भी होगा और इन सबको याद करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार इसको पढ़िए और फिंगर टिप पे आपके होना चाहिए। अनुच्छेद 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद कहता है समान नागरिक आचार सिविल संहिता। किसकी बात करता है, कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड की बात करता है। कॉमन सिविल कोड क्या है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं उन सबके लिए एक तरह का कानून होना चाहिए। फिर आप कहेंगे सर कानून तो सबके लिए एक है, हमारे संविधान में सबको एक जैसी सज़ा दी जाती है एक जुर्म के लिए, या जो अपराध करता है उसके हिसाब से ही किया जाता है, सब एक जैसे कानून है। तो यस, हम देखें अगर हमारे देश में तो 95% जो कानून है वो सभी के लिए समान है। कहा एक देश एक तरह का कानून होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। लेकिन क्या है कि कुछ हमारे यहाँ जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं का देश है, यानी विविधता में एकता की बात कही गई। यहाँ हर कदम कदम पे कई जातियाँ मिलेंगी, कई भाषा के लोग मिलेंगे, लेकिन सब प्रेम से रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सब रहते हैं यहाँ पे। अब क्या है कि धर्म के आधार पर जब हमने पढ़ा था राज्य के मौलिक अधिकार, तो उसमें 25 से 28 तक आपने देखा था कि धार्मिक स्वतंत्रताएँ दी गई। अब क्या है कि धर्म के आधार पर कुछ लोग अपने नए नियम रखते हैं और उसके आधार पर चलते हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हिंदू लॉ बोर्ड। अब कुछ लोग इसके आधार पर अपना अपना धर्म के आधार पर कुछ चीज़ें आ गई समझ में, जैसे तलाक हो गया, निकाह हो गया, शादी हो गई, शादी के बाद इसके बाद बच्चे गोद लेना। मुस्लिमों के में अलग प्रथा है, हिंदुओं में अलग प्रथा है, ठीक है ना। शादी में निकाह होता है, इधर भावर पड़ती है हिंदुओं में, तो इन दोनों में भी समानता नहीं है, ठीक है। इस तरीके बच्चा गोद लेना है तो कैसे लेना है, मुस्लिमों में अलग रूल है, इसमें अलग रूल। मुसलमानों में कई शादी का प्रावधान है, हिंदुओं में ऐसा नहीं है। तो आप देख रहे हैं ना, फिर भी कई विविधताएं पाई जाती हैं। इन विविधताओं को दूर करने के लिए एक यहाँ पे कहा गया है कि राज्य कोशिश करे कॉमन सिविल कोड लागू करने, समान आचार संहिता। देखिए हमारे देश में ये पूरी तरीके से लागू नहीं है। हाँ, गोवा जैसे राज्य जहाँ हैं उन्होंने कई बार इसको प्रयास किया है कि हमारे राज्य में कॉमन सिविल संहिता जो है, कॉमन सिविल कोड लागू हो जाए। तो ठीक है ना। तो अनुच्छेद 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समान नागरिक सिविल संहिता, नागरिक संहिता की बात की है, कॉमन सिविल कोड है ना, कॉमन सिविल कोड की बात कही गई, याद रखिएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 45 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा है या आप लोगों को मालूम होगा। अनुच्छेद 45 कहता है, क्या कहता है कि 6 से पहले कहता था, देखिए ध्यान दीजिए, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य करे। लेकिन आप लोगों को बताइए जरा कि कब इस 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यहाँ से हटा के अपने मूल जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उसके अनुच्छेद 21 में ला दिया गया। यस, याद रखिएगा, अनुच्छेद कहाँ में रख दिया गया, कहाँ रखा गया, अनुच्छेद 21 में। तो पहले देखिए अनुच्छेद 45 में क्या है, 6 से, अब क्या है वर्तमान, 6 से कम आयु के बच्चों के लिए, आयु के बच्चों
बच्चों के पालन पोषण, अब 6 से कम वर्ष के बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा शिक्षा तो गेन नहीं करेंगे, उनके पालन पोषण और इसमें जितनी भी शिक्षा गेन करें, उनकी स्वास्थ्य हो अच्छा, उनका शारीरिक सुख मिले, उनके लिए अच्छे से क्या करें, उनकी व्यवस्था करें, इसका काम अब सरकार करेगी। अब जो 6 से 14 वर्ष तक की बात कही गई वो क्या किया गया, जो संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था 2002 में, उसको यहाँ से हटा दिया गया और इसको कहाँ रख दिया गया, एक तो मौलिक कर्तव्य भी बना दिया गया, अभी आप पढ़ेंगे कि उसमें भी भाग 5 में भी रख दिया गया, ठीक है, अनुच्छेद 21 में भी रख दिया गया। अब इसको कैसा कर दिया गया, बहुत ही मतलब नेसेसरी कर दिया गया 6 से 14 वर्ष तक। तो अनुच्छेद 45 क्या कहता है, आप लोगों को ध्यान हो कि इसमें बच्चों के शिक्षा के लिए राज्य सरकार काम करे, उनके स्वास्थ्य के लिए काम करे। आ जाइए अनुच्छेद 46 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 46 आप लोग बताइए जल्दी से। अनुच्छेद 46 क्या करता है, हमारे राज्य में, हमारे देश में जो SC ST है ना, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति है तथा अन्य पिछड़े वर्ग जो हैं, जो बहुत ज़्यादा समाज में निचले स्तर पर है, उसको ऊपर लाने का काम सरकार करे। उनके वेलफेयर की बात की गई, उनके लिए शिक्षा की बात की गई, ठीक है ना, उनके कल्याण के लिए बात की गई। तो अनुच्छेद 46 SC ST इत्यादि के लिए शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक राजनैतिक उत्थान की बात करता है अनुच्छेद 46। याद रखिए ये माइनॉरिटीज़ के लिए अनुच्छेद 46 है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 47, बताइए दोस्तों क्या है अनुच्छेद 47। 47 अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य में ऐसी व्यवस्था लागू करे कि जिससे क्या हो, हमारे राज्य में मदिरा, भांग, अफीम, जितने भी नशीली चीज़ें हैं, मद्य निषेध, इनकी बात करता है, इनका ज़्यादा प्रयोग ना हो, इनको बढ़ावा ना दिया जाए, क्योंकि ये देश के लिए तथा नागरिक के लिए हितकर नहीं है, उनके जीवन से संबंधित मतलब उनके जीवन को नष्ट करती हैं। जब लोग इसका यूज़ करेंगे वो अस्वस्थ होंगे, सरकार का सारा पैसा इसी में खर्च हो जाएगा, तो सरकार इनको ठीक कराएगा या फिर राज्य के विकास के लिए काम करेगा। तो इस पर रोक लगानी चाहिए, राज्य ऐसा काम करे। लेकिन आप जानते हो कि राज्य सरकारें क्या करती हैं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स जो कलेक्शन होता है यहीं से होता है, आबकारी विभाग से ही होता है, तो इनको खुल्लम छूट देता है, लेकिन लोग पीते हैं। लोगों को भी तो अवेयर होने की ज़रूरत है, राज्य क्या क्या काम करे, सब देश ही थोड़ी करे, यहाँ के नागरिकों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। और नहीं जागरूक हो रहे तो हम जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों का काम है कि हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे मोहल्ले को क्या करिए, जागरूक करिए और इसके प्रति उनको जागरूक करिए, कह दो ये गलत चीज़ है, इसका सेवन ना करें ऐसा। तो राज्य कहता है मद्य निषेध, मदिरा निषेध, ठीक है, मद्य निषेध की बात करता है, ये सारी प्रैक्टिस ना हो समाज में। अनुच्छेद 47 देखिए, अनुच्छेद 44 समान नागरिक आचार संहिता, 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य की देखरेख करे राज्य। अनुच्छेद 46 कह रहा है SC ST माइनॉरिटीज़ के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करे, शिक्षा के लिए राज्य काम करे। अनुच्छेद 47 कह रहा है मद्य निषेध है ना, तथा अन्य जो चीज़ें हैं उनको हटाने का काम करे। अब आते हैं आगे, ध्यान से सभी लोग देखते जाइए, पढ़ते जाइए, रट लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए और देश की सेवा में आइए। बहुत ही मतलब आप जब सेवा में आएंगे, सरकारी नौकरी में आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना मज़ा आता है, कि क्या लाइफ होती है। मैं देखिए आज आपके सामने सिलेक्टेड पर्सन के रूप में जॉब में हूँ, तो देखिए लाइफ में किस चीज़ की कमी है, सब कुछ दिया है। बस निस्वार्थ भाव से लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। बस पसीना बहाइए, देखिए ठीक है ना। रात को 11 बज रहा है और आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप भी इसी मेहनत के साथ, इसी जुनून के साथ रट डालिए, आगे आ जाइए। तो हमने आपको पढ़ा कि अनुच्छेद 47, अब देखिए अनुच्छेद 48 की बात करते हैं। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 देखिए, हमारा कहा जाता संविधान बहुत विशाल है। किस तरीके से विशाल है, कहा जाता हाथी जैसा विशाल है। क्यों विशाल है, हमारे संविधानविदों ने, संविधान निर्माताओं ने इसमें सबके लिए बात कही गई है। यहाँ तक कि पशु पक्षियों के लिए भी बात कही गई है, कृषि की बात कही गई है, पशुओं तक को नहीं छोड़ा कि गाय है तो गाय को नहीं मारना चाहिए, गाय माता है, ये सारी बातें कही गई। माता तो नहीं कहा गया, ये कहा गया गाय को मारा नहीं जा सकता, वध नहीं किया जा सकता। पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था की जाए, पशुओं की देखरेख की जाए, ठीक है ना। पशुओं में भी
जान होती है, मानवता की बात कही गई। और वहीं दूसरी तरफ कृषि की बात की गई कि राज्य क्या करे, कोशिश करे कि राज्य की कृषि व्यवस्था अच्छी हो, नहरों का निर्माण करवाए, पुलों का निर्माण करवाए, ठीक है, खाद बीज इस पे सब्सिडी दे, कृषि का बढ़ावा दे, कृषि का यंत्रीकरण करे, ठीक है, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करवाए, तो उसके लिए जागरूक करे लोगों को लिए। कृषि चैनल भी चलाती है सरकार। तो अनुच्छेद 48 से ही प्रभावित होकर के राज्य ये काम करते हैं। क्या? यानी कि कृषि एवं पशुपालन यानी पशुओं के बारे में बात की गई। याद कर लीजिए अनुच्छेद 48। अब आ जाइए अनुच्छेद 49 क्या कहता है? अनुच्छेद 49 आप लोगों को याद करना है इसको भी। अनुच्छेद 49 कहता है कि देखिए हमारा देश, अब देखिए कितना दिन पे दिन आप देखिए कि विकास की होड़ में सतत विकास नहीं करके लोग क्या कर रहे हैं कि एक शर्त पे विकास कर रहे हैं। जितना भी हमें पर्यावरण ने दिया है उसका लगातार दोहन करते चले जा रहे हैं, और लगातार दोहन करने से आज ये हो गया कि खाना, पानी और वायु जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मनुष्य के लिए, वो सब प्रदूषित होती चली गई है ना। लोग देखिए मास्क लगाए घूमते हैं, इतना पोल्यूशन, फैक्ट्रियाँ इतना कार्बन उत्सर्जित करती हैं, और पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है सब, और चट्टानें बनती चली जा रही हैं, भूमि विस्तार तो हो नहीं रहा है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, वृक्षों को काटते चले जा रहे हैं, नए नए सब फैक्ट्रियां और नगर बसाते चले जा रहे हैं। इससे पर्यावरण को क्या हो रही है? हानि हो रही। हम लोग सांस ले रहे हैं, ये सांस लेना भी दूभर हो रहा, लोगों की प्रति जो आय है, जीवन प्रतिशतता है, वो भी घटती चली जा रही है। तो इसमें अनुच्छेद 49 कहता है कि राज्य काम करे, पर्यावरण को सुरक्षित रखे, है ना। देखिए बड़े बड़े डैम बना दिए जाते हैं, तभी ज्वालामुखी आते हैं, कहीं भूकंप आते हैं, और कभी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। उसका कारण क्या है? उसके लिए कौन उत्तरदायी है? हम जैसे हम सब, आप मनुष्य ही उत्तरदायी हैं। तो कहा गया ठीक है आप विकास करिए, विकास ऐसा करिए कि उससे हमारी भावी पीढ़ी भी प्रभावित ना हो। मतलब आप विकास भी करिए और इसके साथ साथ पेड़ पौधे वृक्ष लगाइए, प्रकृति को बचाए रखिएगा। तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर्यावरण की बात की, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है इस अनुच्छेद में कि राज्य का ये काम होगा। अनुच्छेद 49 ठीक है। अनुच्छेद 50 में आ जाइए दोस्तों, इसमें क्या बात की गई बताइए आप लोग। अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि कार्यपालिका तथा विधायिका का पृथक्करण किया जाए, उनकी दोनों की शक्तियों में अंतर रखा जाए, अलग अलग किया जाए। ये नहीं कार्यपालिका का काम विधायिका करे, विधायिका का काम कार्यपालिका करे, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाए। क्या होता है, लेकिन फिर भी कई जगहों पे होता है, जैसे आपका डीएम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अधिकारी होता है, लेकिन वो कभी कभी मजिस्ट्रेट का भी काम करता है, मजिस्ट्रेशियल वर्क भी वो करता है, ठीक है, न्यायाधीश का काम भी वो करता है। तो क्या है, ये न्यायपालिका में आ गई कार्यपालिका। तो इसको रोकने के लिए बात कही गई कि रोके नहीं, न्यायपालिका को अपना न्यायपालिका करने दीजिए, विधायिका को विधायिका और कार्यपालिका को अपना अलग काम। तो अनुच्छेद 50 में राज्य कोशिश करे कार्यपालिका तथा विधायिका का पृथक्करण, ठीक है ना। तो क्या बताया, कार्यपालिका एवं विधायिका, विधायिका मतलब जो विधान बनाती है, का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका, इन सबको अलग अलग रखे, इन एक दूसरे में ये हस्तक्षेप ना करें, इनका बात की गई। अब आ जाइए अनुच्छेद 51 में क्या है आप सभी लोग बताइए दोस्तों। 51 में अनुच्छेद कहता है, देखिए सब सिंपल हैं, आप लोग अगर ध्यान देंगे। अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य अपने जो देश के बाहर बाउंड्रीज जो हैं और वहाँ पे जो विदेशी है, विदेशों के साथ क्या करे, अच्छे संबंध बनाए, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखे। कोई संधि करे तो अच्छे से करे, ना किसी के देश में किसी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, ना अपने में करने दे, ठीक है। दोस्तों के साथ सहयोगपूर्ण भावना, यानी कि यहाँ पे वैश्विक जो आपका व्यवहार है, आचरण है, उसको अच्छा बनाने की बात कही गई, और सबके साथ एक खुश मिजाज होके देश के साथ सब वसुधैव कुटुंबकम की भावना को से प्रेरित होके इस अनुच्छेद को 51 को रखा गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि 51 की वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को क्या मानिए, अपना घर मानिए, और जितनी जनसंख्या जनजाति है पूरे देश में उसको अपना भाई बहन और सब अपना नागरिक मानिए, इसकी बात कहिए। विदेशों से अच्छे संबंध होने चाहिए, ठीक है ना, यानी फॉरेन पॉलिसी को अच्छा बनाने की कोशिश करे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हाँ पंजाब जो है, पंजाब की सरकार क्या करे, पाकिस्तान के साथ ऐसे संबंध बना ले कि हाँ रातों रात हम बेच रहे हैं तुम इधर आ जाओ हम उधर आ जाए, या कुछ ऐसी गतिविधियों में नहीं, ऐसा नहीं करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति संधि समझौतों पर अच्छे से काम किया जाए, यह अनुच्छेद 51 में कहा गया है।
हाँ दोस्तों, पढ़ा आप लोगों ने। अब इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ये नीति निर्देशक तत्व भाग 4 खत्म हो गया। आप लोग पढ़िए जलते मतलब बर्निंग डिजायर के साथ आगे लगे रहिए, खून पसीना के साथ, और दिखा दीजिए कुछ बन के देश को और अपने आसपास पड़ोसियों को। और माँ बाप का कल्याण करिएगा, माँ बाप का नाम रोशन करिएगा, अपना भी रोशन करिए। जय हिंद।